नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पेरेंट्स पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनेस्को वाला टॉपिक कवर किया था। आई होप कि वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। हमारे दो टॉपिक और बच गए इस यूनिट के, रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। एक टॉपिक मैं आज करवाऊंगा आपको और ये लाइब्रेरी नेटवर्क वाला टॉपिक कल करवाऊंगा, ठीक है। फिर हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बुधवार से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रिसोर्स शेयरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण, हिंदी में इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम स्लाइड के थ्रू डीपली पढ़ेंगे इसको। तो देखिए आप, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी मिलकर अपने संसाधनों का, जैसे कोई बुक होगी, पत्रिका होगी या फिर डाटाबेस हो गया, उसको आपस में साझा करते हैं ताकि यूज़र की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। मान लीजिए एक यूज़र लाइब्रेरी के अंदर जाता है और उसको कोई मटेरियल चाहिए लेकिन वो उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो लाइब्रेरी की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको जो मटेरियल उसको चाहिए वो उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा प्रोवाइड करता है जो लाइब्रेरी होती है हमारी यूज़र को मटेरियल। मतलब कई सारे पुस्तकालय आपस में मिलकर अपने जो संसाधन होते हैं उनको साझा करते हैं। मान लीजिए एक लाइब्रेरी के अंदर कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो वो दूसरे से उधार ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स शेयरिंग। फिर हमारे एक एलन कैंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए थे रिसोर्स शेयरिंग के। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले यूज़र एक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यूज़र के पास पहुंच सके, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपना रिसोर्स शेयरिंग का। दूसरा यूज़र सेटिस्फैक्शन, यूज़र को सेटिस्फैक्शन वाला मटेरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव मानना था उसने, एलन कैंट साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर क्या है, लो कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए यूज़र को। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था उसका, एलन कैंट ने जो मानना था, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्टिव पता लग गया आपको एलन कैंट ने जो इसके मान्य थे रिसोर्स शेयरिंग के। पहला यूज़र एक्सेस, दूसरा यूज़र सेटिस्फैक्शन और तीसरा लो कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाए यूज़र को, ठीक है। फिर एक हमारा प्लान है, फार्मिंगटन प्लान, ये भी अपना इससे रिलेटेड है रिसोर्स शेयरिंग से, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए आप। तो देखिए आप, फार्मिंगटन प्लान ये कब कल्पना की गई इसकी, 1942 में। फिर 1948 में लागू कर दिया गया और 1972 तक काम किया इसने, फिर ये बंद हो गया था हमारा, ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य था, मतलब ये क्या था, जो फार्मिंगटन प्लान था हमारा, इसका उद्देश्य यह था कि जो फॉरेन रिसर्च बुक होती है उसकी कम से कम एक प्रति, मतलब एक कॉपी अमेरिका के किसी न किसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो, ये उद्देश्य था उसका, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान क्या हुआ, जो फॉरेन पब्लिकेशन थे, मतलब जो विदेशी प्रकाशन थे, उनकी कमी महसूस होने लगी, तो तब इस प्लान का जन्म हुआ था हमारा, ठीक है। फिर ये क्या था, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम किया था इसने, जो हमारा फार्मिंगटन प्लान था, ठीक है। ये USA की देन है हमारा जो फार्मिंगटन प्लान है, ठीक है। तो अब हम इसको स्लाइड के थ्रू देखते हैं। तो देखिए आप, स्टार्ट करते हैं हम इसको स्लाइड के थ्रू। देखिए आप, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ है पुस्तकालय के बीच सहयोग, जिसमें वे अपने संसाधनों जैसे कि बुक्स, पत्रिकाएं व डाटाबेस आदि को आपस में साझा करते हैं ताकि यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन पता लगी। इसमें क्या होता है, मतलब जो पुस्तकालय वे आपस में सहयोग दिखाते हैं और अपने जो संसाधन होते हैं उनको साझा करते हैं, जैसे बुक्स होगी, पत्रिका होगी या फिर डाटाबेस होगी, ताकि जो यूज़र की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि एक लाइब्रेरी का तभी महत्व होता है जब वो यूज़र की आवश्यकता को पूरा कर सके, ठीक है।
तो अब आगे देखिए आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग बाय एलन कैंट, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा बताया था, अब इसको डीपली देख लीजिए यहाँ से। लाइब्रेरी यूजर शुड हैव एक्सेस टू मोर मटेरियल और सर्विस प्रोवाइडिंग लेवल सर्विस एट लो कॉस्ट। मतलब इसमें क्या क्या रखा है, यूज़र के पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुंच सके और यूज़र को सर्विस बहुत ही कम लागत पर प्रोवाइड करनी चाहिए, ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। एक तो यूज़र एक्सेस और दूसरा यूज़र को सर्विस बहुत ही कम लागत पर प्रोवाइड करनी चाहिए हमको। ये इसके दो ऑब्जेक्टिव थे एलन कैंट के, ठीक है। और एक तीसरा ऑब्जेक्टिव और बताया था मैंने आपको, यूज़र सेटिस्फैक्शन, ये आगे आएगा देखिए आप। अब ये दो तीन पॉइंट और थे इसके, इंक्रीज्ड सर्विस एट लो कॉस्ट, कम लागत पर अधिक सामग्री या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, मतलब वही बात होगी, ये यूज़र को सर्विस बहुत ही कम लागत पर प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेशन, अगर एक एरिया की 4 लाइब्रेरी एक जैसी महंगी पुस्तक खरीदती है तो यह मनी वेस्टेज है। तो इसने ये भी बताया था कि डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहिए। और ये कैसे अवॉइड होगा, जैसे कि एक एरिया की 4 लाइब्रेरी है तो उनको एक सूची बनानी चाहिए अपनी, क्यों उनके अंदर क्या क्या मटेरियल उपलब्ध है, ठीक है। और उन दोनों को आपस में साझा करना चाहिए वो सूची, तो तभी हमारी डुप्लीकेशन अवॉइड हो सकेगी, ठीक है। तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, जो एलन कैंट ने क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे इसके, एक तो यूज़र एक्सेस, दूसरा यूज़र सेटिस्फैक्शन, फिर लो कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाए यूज़र को, और फिर ये 2 पॉइंट और थे इसके, इंक्रीज सर्विस एट लो कॉस्ट, कम लागत पर अधिक सामग्री या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट था अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेसी को रोकना चाहिए, ये इसके उद्देश्य थे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अकॉर्डिंग टू एलन कैंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू लाइब्रेरी इज यूज़र एक्सेस, मतलब जो मूलभूत ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है, यूज़र एक्सेस, एंड अल्टीमेट गोल इज यूज़र सेटिस्फैक्शन, और जो इसका उचित उद्देश्य है वो क्या है, यूज़र सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि जो एलन कैंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था रिसोर्स शेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो क्या था, यूज़र एक्सेस, और जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, यूज़र सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलन कैंट ने इसके उद्देश्य निर्धारित किए थे वो पता लग गया आपको, पहला यूज़र एक्सेस, दूसरा यूज़र सेटिस्फैक्शन, फिर लो कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाए और डुप्लीकेसी को अवॉइड किया जाए। फिर इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, यूज़र एक्सेस, और अल्टीमेट गोल क्या था, यूज़र सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको यहाँ पे एलन कैंट के उद्देश्य है। फिर ये हमारा आ गया फार्मिंगटन प्लान रिलेटेड टू रिसोर्स शेयरिंग, देखिए आप, इसकी कल्पना 1942 में की गई, कब की गई, 1942 में। यह प्लान 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ, कब हुआ, 1 जनवरी 1948 को। यह प्लान 1972 तक क्रियाशील रहा, मतलब 1972 तक काम किया इसने, फिर ये बंद हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए आप, स्टार्टेड इन फार्मिंगटन यूएसए, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यूएसए की एक जगह थी फार्मिंगटन, मैनेज्ड बाय एआरएल, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एआरएल के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, क्या है, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज, ठीक है। अब आगे देखिए आप, यह प्लान लाइब्रेरी कॉरपोरेशन पुस्तकालय सहयोग से रिलेटेड है। तो जो फार्मिंगटन प्लान है वो किससे रिलेटेड है, हमारा लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से। इस प्लान के तहत 60 से अधिक रिसर्च लाइब्रेरी ने विदेशी लाइब्रेरी की महंगी पुस्तकों को खरीदने का प्लान बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 60 तरह की लाइब्रेरी थी उन्होंने, मतलब रिसर्च लाइब्रेरी थी वो, उन्होंने क्या किया, जो विदेशी लाइब्रेरी होती है उनसे महंगी पुस्तकों को खरीदने का प्लान बनाया। मतलब मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उसने कुछ पुस्तकें खरीद ली महंगी वाली, दूसरी ने कुछ, तो अपनी एक सूची बना लेगी, ये लाइब्रेरी ये बुक खरीदेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी भी रुक जाएगी, और हमारी जो लागत है वो भी कम होगी, ठीक है, खर्च भी हमारा कम होगा, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको फार्मिंगटन प्लान। इस पेज पे क्या पढ़ा हमने, 1942 में कल्पना की गई, 1948 में लागू, 1972 तक चालू, और फिर ये फार्मिंगटन यूएसए में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एआरएल के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज, ठीक है। और जो ये प्लान है किससे रिलेटेड है, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से। फिर इस प्लान के अंतर्गत क्या हुआ, 60 से अधिक रिसर्च लाइब्रेरी ने विदेशी लाइब्रेरी की महंगी पुस्तकों को खरीदने का प्लान बनाया, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि
विदेशी शोध पुस्तकों फॉरेन रिसर्च बुक्स की कम से कम एक प्रति मतलब एक कॉपी अमेरिका के किसी न किसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये हमारा जो फार्मिंगटन प्लान था ये विदेशी प्लान था, यूएसए के अंदर लागू था। ठीक है, तो विदेशी शोध पुस्तकों के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी शोध पुस्तकों की कम से कम एक प्रति अमेरिका के किसी न किसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो, ये उद्देश्य था इसका। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का पालन किया, क्योंकि जो रिसर्च मटेरियल से रिलेटेड था ये रिसर्च लाइब्रेरी से, तो ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में काम किया इसने। ठीक है, मतलब हर लाइब्रेरी को एक विशेष विषय दिया गया था जिसकी किताबें उन्हें खरीदनी होती थी। मतलब 60 तरह की लाइब्रेरी थी, तो एक लाइब्रेरी को बोल दिया कि आप इस सब्जेक्ट की बुक खरीदो, दूसरी को ये बोल दिया कि आप इसकी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट भी कम होगी और सभी तरह का मटेरियल हर एक लाइब्रेरी में उपलब्ध हो गया। ठीक है, और जिस लाइब्रेरी में कोई मटेरियल नहीं था तो वो रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा वहाँ से प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, वाई नीड दिस प्लान, इस प्लान की जरूरत क्यों पड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान फॉरेन पब्लिकेशन की कमी के कारण इसकी ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो इस प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे क्या होगा, जो विदेशी प्रकाशन की बुक थी उनकी कमी महसूस होने लगी, तो तब इसका विकास किया गया था। अब आगे देखिए आप, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर, एंड फिफ्थ लॉ, लाइब्रेरी इन ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के कौन से लॉ रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट करते हैं, तो कौन कौन से हैं, थर्ड और फिफ्थ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इम्पोर्टेंट है, रिसोर्स शेयरिंग का पुराना नाम क्या था, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। ये हमारा यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिसोर्स शेयरिंग का पुराना नाम क्या था, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये फार्मिंगटन प्लान के बारे में आपको पता लग गया। अब आगे देखिए आप, एरिया ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण के प्रमुख क्षेत्र। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए आप, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एरिया ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण के प्रमुख क्षेत्र। तो इसमें पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई यूज़र पुस्तकालय के अंदर गया और वहाँ पे कोई मटेरियल उसको नहीं मिला जो उसको चाहिए, तो क्या करती है लाइब्रेरी, दूसरे पुस्तकालय से उधार ले लेती है वो मटेरियल और यूज़र को प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो हम इसको इंटर लाइब्रेरी लोन बोल देते हैं। फिर दूसरा हमारा सेंट्रलाइज या फिर कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल एजेंसी बना देती है। ठीक है, मतलब जो कई लाइब्रेरी होती है वो मिलकर एक मतलब एक एरिया के अंदर कई लाइब्रेरी होती हैं, तो मिलकर क्या करती है, एक सेंट्रल एजेंसी बना देती है। वो क्या करती है, जो मतलब ये लाइब्रेरी होती है कोई भी मटेरियल वगैरह खरीदती है, जो हमारी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, मतलब वो कोई मटेरियल खरीदती हैं तो वो सेंट्रल एजेंसी के पास अपना डाटा उपलब्ध करवाती हैं। इससे क्या होता है, जो डुप्लीकेसी होती है मटेरियल की वो रुक जाती है हमारी। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको, सेंट्रलाइज और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। ठीक है, अब क्या होता है, एक होती है हमारी कोऑपरेटिव स्टोरेज प्रोग्राम, सरकारी भंडारण कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड मटेरियल और कम उपयोगी होता है उसको क्या होता है, एक सरकारी भंडारण बना देते हैं हम, वहाँ पे रख देते हैं उसको। मतलब जो एक एरिया के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी होती है वो देख लेते हैं कि ये मटेरियल हमारे यहाँ पे कम यूज होता है और काफ़ी पुराना हो गया है। ठीक है, तो वे क्या करती है, एक जो सरकारी भंडारण होता है, सहकारी भंडारण, मतलब एक एरिया निर्धारित कर देते हैं हम, तो वहाँ पे जाके अपना स्टोर कर देती है वो मटेरियल। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल हमारा अगर वो पुराना हो गया तो ये तो है नहीं कि वो किसी के काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाता है, जो सारा मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध होता है। मान लीजिए कोई यूज़र आता है आपकी लाइब्रेरी में और बोलता है कि मेरे को ये बुक चाहिए, और वह बुक आपके यहाँ पे नहीं है और आपने वहाँ पे सहकारी भंडारण है वहाँ पे वो जमा करवा रखी है। ठीक है, सॉरी दोबारा देखिए आप, सहकारी भंडारण, मान लीजिए कोई यूज़र आपके यहाँ पे आता है लाइब्रेरी के अंदर और वो आपसे कोई बुक मांगता है और वो आपके पास नहीं है और आपको ये पता है कि वो मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है बुक, वहाँ पे मिलेगी, तो आप वहाँ से निकाल के वो बुक उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
तो ये फ़ायदा होता है हमारा सहकारी भंडारण का। और इसमें क्या होता है, जो लाइब्रेरी के अंदर स्पेस भी मिल जाता है हमको नई पुस्तकें रखने का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ संसाधन साझाकरण के प्रमुख क्षेत्र हो गए। ठीक है, अब हम इसको स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए आप, सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। अगर पाठक द्वारा मांगी सामग्री यदि एक लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध नहीं है तो वह दूसरी लाइब्रेरी से वह सामग्री या फिर डाटा लेकर यूजर को प्रोवाइड करवाता है। ये क्या होता है हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ शेयरिंग, मतलब ये पुराना मेथड है हमारा शेयरिंग का। यह 1979 से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी ये? 1979 से। ठीक है, अब देखो आप सेकंड नंबर पर कोऑपरेटिव एक्विजिशन, सहकारी अधिकरण। इसमें एक एरिया, क्षेत्र, इलाके, पुस्तकालय मिलकर, मतलब एक एरिया होगा या फिर क्षेत्र हो गया, फिर इलाके के जो पुस्तकालय होते हैं वे मिलकर उस एरिया के सभी पुस्तकालय के लिए बुक्स व पत्रिकाओं की खरीद के लिए एक सेंट्रल एजेंसी बना देती है। ठीक है, मतलब एक एरिया के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी होती है वो मिलकर एक सेंट्रल एजेंसी बना देती है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसमें जो भी पुस्तकें किसी पुस्तकालय के द्वारा खरीदी जाती है उसका सारा रिकॉर्ड इस सेंट्रल एजेंसी के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक एरिया है, उसके अंदर 4 लाइब्रेरी हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल एजेंसी बना दी। अब वे चारों लाइब्रेरी जो भी बुक खरीदेंगी तो उसके पास रिकॉर्ड जमा करवा देंगे कि ये बुक हमने खरीदी थी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मटेरियल डुप्लीकेसी, श्रम बचत और लागत की भी बचत होती है। ठीक है, मतलब जो महंगे महंगे मटेरियल होते हैं उनको एक ही पुस्तकालय खरीद लेता है, उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कोऑपरेशन, एक मिनट रुकिए आप, कोऑपरेटिव एक्विजिशन। ठीक है, अब आगे देखिए आप थर्ड नंबर पर सेंट्रलाइज और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, केंद्रीकृत और सहकारी सूचीकरण। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, पहले ये देखिए आप, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग में एक ही सेंट्रल एजेंसी ओब्लिक संस्था या फिर एक बड़ी लाइब्रेरी द्वारा सूचीकरण किया जाता है, मतलब कैटलॉगिंग की जाती है। फिर यह कैटलॉग अन्य लाइब्रेरी द्वारा यूज किया जाता है, मतलब इन्होंने कैटलॉग बना दी, सूची बना दी, एक सेंट्रल एजेंसी डिसाइड कर दी, वो क्या करती है उस एरिया में जितने भी लाइब्रेरी होती है उनकी सबकी कैटलॉगिंग करती है, मतलब ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग करके और इसके पास अपना डाटा भेज देती है। तो फिर क्या होता है, फिर यह कैटलॉग अन्य लाइब्रेरी द्वारा यूज किया जाता है तथा पता लग जाता है किस लाइब्रेरी में क्या उपलब्ध है, मतलब ये पता लग जाता है कि भाई इस लाइब्रेरी के अंदर ये मटेरियल उपलब्ध है और इसके अंदर ये उपलब्ध है। ठीक है, डुप्लीकेसी की रोकथाम होती है इससे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग का पता लग गया आपको। इसका एग्जाम्पल क्या हमारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कार्ड सिस्टम। क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कार्ड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, बहुत सारी लाइब्रेरी मिलकर सूची तैयार करती है, मतलब कैटलॉगिंग तैयार करती है। वहाँ पे तो एक सेंट्रल एजेंसी ने तैयार किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी मिलकर तैयार करती है। मान लीजिए एक लाइब्रेरी ने एक कैटलॉग तैयार किया तथा दूसरी लाइब्रेरी ने उसे छोड़कर दूसरा कैटलॉग तैयार किया, मतलब इससे भी क्या होगा, अपना डुप्लीकेशन होगी मटेरियल की। ठीक है, पता लग जाएगा कि इस लाइब्रेरी में ये मटेरियल उपलब्ध है और इसमें ये उपलब्ध है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हमारा OCLC, ये वर्ल्ड कैटलॉगिंग है हमारी, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर देखिए आप कोऑपरेटिव स्टोरेज प्रोग्राम, सहकारी भंडारण कार्यक्रम। इसका सीधा संबंध ओल्ड व कम उपयोग होने वाली बुक्स को सुरक्षित रखने तथा लाइब्रेरी में जगह बचाने से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सहकारी भंडारण कर देते हैं ताकि जो ओल्ड मटेरियल है और कम उपयोग होने वाली बुक्स है वो एक जगह पर हम सुरक्षित रख सकें। ठीक है, जब कई लाइब्रेरी मिलकर अपनी इन किताबों को एक सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला करते हैं जिनकी डिमांड कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ रखी गई पुस्तकें सभी सदस्य पुस्तकालय के लिए उपलब्ध होती है, मतलब जो सभी हमारे इसके मतलब हम कुछ सदस्य निर्धारित कर देते हैं इसके पुस्तकालय के, तो वे सभी इसके सदस्य होते हैं और जो यहाँ पे मटेरियल रखा होता है वे सभी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखिए आप, CRL सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरी, शिकागो USA में स्थापित है, हमारा सबसे प्रसिद्ध कोऑपरेटिव स्टोरेज सेंटर है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है इसका, CRL सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज, शिकागो USA में स्थापित है, सबसे प्रसिद्ध कोऑपरेटिव स्टोरेज सेंटर है हमारा। दूसरे नंबर पर है मेट्रो,
मेट्रोपॉलिटन रेफरेंस एंड रिसर्च लाइब्रेरी एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है। ये न्यूयॉर्क का एक कोऑपरेटिव स्टोरेज सेंटर है हमारा, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या है, डेलनेट और इनफ्लिपनेट। क्या है, डेलनेट और इनफ्लिपनेट। और एक ये टर्म और देख लेना आप, वीडिंग आउट। पूरी तरह से किताबों को लाइब्रेरी के अंदर से निकालना वीडिंग आउट होता है, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव स्टोरेज होता है वो क्या होता है, वहाँ पे हम बुकों को स्टोर करके रखते हैं ताकि उनका यूज हो सके। लेकिन यहाँ पे हम वीडिंग आउट में बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, बुक को अनयूजेबल घोषित कर देते हैं और उनको बेच देते हैं या फिर मतलब जला देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग गया आपको रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, एरिया ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन। यहाँ पे क्या करते हैं हम, मतलब अगर एक पुस्तकालय के अंदर कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो दूसरे पुस्तकालय से उधार ले लेता है, ठीक है। कोऑपरेटिव एक्विजिशन, सहकारी अधिकरण। यहाँ पे क्या होता है, एक एरिया के पुस्तकालय मिलकर एक सेंट्रल एजेंसी बना देते हैं ताकि मान लीजिए जो लाइब्रेरी होती है हमारी अपना मटेरियल खरीदती है तो इसके पास डाटा पहुँचा देती है ताकि जो डुप्लीकेसी है वो रुक सके, ठीक है। मतलब पता लग जाए कि इस लाइब्रेरी ने ये बुक खरीदी है और दूसरी वाली ने ये खरीदी है, ठीक है। अब आगे देखिए, सेंट्रलाइज और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक सेंट्रल एजेंसी बना दी जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, जो एक एरिया के अंदर लाइब्रेरी होती है उन सब की सूची रखती है कि इसके पास क्या उपलब्ध है और दूसरी लाइब्रेरी के पास क्या उपलब्ध है, ठीक है। और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग में बहुत सारी लाइब्रेरी मिलकर अपनी सूची तैयार करती है, कैटलॉगिंग करती है, ठीक है। तो उससे भी पता लग जाता है कि यहाँ पे ये मटेरियल उपलब्ध है और दूसरी में ये उपलब्ध है, ठीक है। कोऑपरेटिव स्टोरेज प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, जो अनयूजेबल मटेरियल होता है हमारा या फिर ओल्ड मटेरियल होता है वो हम एक जगह पे सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि जो ओल्ड मटेरियल है उसकी भी ज़रूरत कई बार महसूस होती है कि ये लाइब्रेरी यूज़र को चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ पे भंडारण, सहकारी भंडारण वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं वो मटेरियल ताकि अगर उसकी ज़रूरत पड़ सके तो वहाँ से हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल पढ़े थे, जैसे कि CRL हो गया, सेंट्रल फॉर रिसर्च लाइब्रेरी, मेट्रो हो गया, मेट्रोपॉलिटन रेफरेंस एंड रिसर्च लाइब्रेरी, और इंडिया के अंदर डेलनेट और इनफ्लिपनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लाइब्रेरी नेटवर्क वाला टॉपिक करेंगे, फिर हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।